नमस्कार। आज का हमारा नया लेसन धातु और अधातु, जिसमें से टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुणधर्म व रासायनिक गुणधर्म के बारे में इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं? भौतिक गुण यानी कि वो धातुओं को बाहरी गुणों के आधार पर अपने पहचान लें कि ये धातु है या अधातु है, तो ऐसे गुणों को अपने क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें देखते हैं कि धातुओं की जो सतहें होती है शुद्ध अवस्था में कैसी होती है? चमकीली होती है। यानी कि धातु में क्या पाया जाता है? चमकीलापन पाया जाता है। धातुएं क्या होती है? हमेशा चमकीला गुण लिए हुए होती हैं। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? धात्विक चमक या मेटेलिक लैस्चर कहा जाता है। दूसरा है कि प्रत्येक धातु की कठोरता दूसरी धातु से भिन्न होती है। यानी सभी धातुएं क्या है? समान नहीं होती, कठोरता होना जरूरी नहीं है उनमें। कुछ धातु जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम धातुएं क्या कठोर होती हैं। इसके विपरीत कुछ धातुएं हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या है? सॉफ्ट अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कोमल होती हैं। ये कठोर नहीं होती, कोमल होती है, जिससे क्या है अपने चाकू से ही क्या है काटा जा सकता है। दूसरी ओर एक धातु है पारा, इसका प्रतीक है Hg। ये कमरे के ताप पर ही क्या है? कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। यानी कि सभी धातुएं कठोर नहीं होती, कुछ में कठोरता के आधार पर क्या है? भिन्नता पाई जाती है। इसलिए हम कुछ ही धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। आगे अपने देखते हैं कि धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात बद्धता कहते हैं। और सबसे ज्यादा आघात बद्धता का जो गुण होता है वो सोने और चांदी में होता है। यानी कि आघात बद्धता क्या होती है कि धातु पर चोट मारने पर वह क्या है? फैलती हैं, यानी कि चादरों का रूप ले सकती हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात बद्धता कहते हैं। ये धातुओं का में पाए जाने वाला एक गुण है। आगे है धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और इसमें चांदी क्या है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। साथ ही विद्युत की भी क्या होती है? सुचालक होती हैं। इसको देखने के लिए अपने एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे इस चित्र में किया हुआ है। एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक धातु की तार लगा दी है और धातु की तार के एक सिरे पर क्या मोम से एक आलपिन चिपका दी है। और इस दूसरे सिरे को अपने क्या करते हैं? बर्नर से आग से क्या गर्म करने शुरू कर देते हैं। तो ये जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, इसकी ऊष्मा क्या होगी? यहाँ से इस सिरे तक पहुंच जाएगी और ये मोम क्या होगा? पिघल जाएगा और आलपिन क्या होगी? इससे अलग होकर गिर जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जो धातु के एक सिरे को गर्म करने से ऊष्मा का चालन क्या है? उसके दूसरे सिरे तक हो जाता है। तो ये प्रदर्शित करता है कि जो धातुएं होती हैं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसी प्रकार धातुएं जो कठोर सतह से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं? आवाज करती हैं। इस आवाज को क्या बोलते हैं? ध्वनिकता का गुण बोलते हैं, ध्वनिक धातु बोलते हैं। इसको बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस का गुण पाया जाता है किसमें? धातुओं में। ये धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं? ध्वनि करती हैं, ध्वनि निकलती है उससे। उस ध्वनि के गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिकता, और या उसको सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट है अपने धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं को पतले तार के रूप में क्या बनाया जा सकता है? इसमें सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसमें क्या है? 1 ग्राम सोने से क्या अपने 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। यानी धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है? धातुओं को खींचकर तार बनाया जाना जो गुण होता है उसे बोलते हैं तन्यता। धातुओं से अपने क्या है? खींचकर उनको तार के रूप में बना सकते हैं। ये तन्यता के गुण के कारण होता है। आगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले देखते हैं धातुओं का दहन। धातुओं का दहन क्या है? धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं क्या हैं?
ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु यहाँ है, कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो क्या बनेगी, धातु ऑक्साइड बनेगी। एग्जाम्पल के लिए Mg को अपने धातु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो उसका क्या बनेगा, MgO। MgO इसको संतुलित करने के लिए अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेंगे, धातु के ऑक्साइड बनेंगे। इसी प्रकार से कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाने या गर्म करने पर वह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड देता है। तो ये कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रही है तो इसका क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अगर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम द्वारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम को अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनेंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनेंगे। आगे धातुओं की जो प्रकृति होती है धातु ऑक्साइडों की, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि के कुछ जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार के धातु ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो हैं धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक है जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, उभयधर्मी प्रकृति की होती है। इसमें अम्लीयता का भी गुण प्रदर्शित करता है और क्षारीयता का गुण भी क्या है, प्रदर्शित करते हैं ये ऑक्साइड, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में अविलीय होते हैं परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलीय होकर के क्षार का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड जल में विलीय होकर के क्षार का निर्माण करते हैं। जल में तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और क्षार का, यानी जल में वो विलीय होंगे तभी वो क्या होंगे, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे। आगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु के ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं CaO प्लस H2O, Ca यानी धातु प्लस जल, तो CaO और हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड को दोबारा जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ये क्या, धातु ऑक्साइड है, उसको जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल क्या बनाते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, CaOH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देंगे। इसी बात धातु को जल के साथ अभिक्रिया करने में धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो धातु के क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड निर्माण होगा। पोटेशियम सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं वो जल के साथ उतनी तीव्र गति से क्रिया करती हैं कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो प्रज्वलित होकर बाहर निकलती है, उसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए ये जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा बहुत तेज गति से क्या है बाहर उत्सर्जित होती है और वो प्रज्वलन के साथ जलती हुई ज्वाला के साथ ये बाहर निकलती है। इसलिए अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं सोडियम और पोटेशियम। देख सकते हैं पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर KOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में बहुत ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है जो प्रज्वलन का कारण बनती है, जलती हुई ज्वाला का कारण बनती है। सोडियम और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जल निकले हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन से को प्रज्वलित करने के लिए प्राप्त नहीं होती, यानी ऊष्मा कम होने के कारण हाइड्रोजन गैस के उसका प्रज्वलन नहीं होता, यानी कि वो जलती हुई ज्वाला के साथ नहीं निकलती। मतलब कैल्शियम की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, थोड़ी
धीमी प्रवृत्ति की होगी, ऊष्माक्षेपी नहीं होगी, इतनी तेज ऊष्मा, उसमें तेज गति से ऊष्मा नहीं निकलेगी, इसलिए इसको प्रज्वलन का कारण नहीं बनेगी। इसे इसमें देख सकते हैं अपने कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन ऊष्मा क्या है, कम मात्रा में निकलती है, जिसके कारण वो प्रज्वलित नहीं होती, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः क्या है, कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की तो चिपक जाने के कारण क्या है, कैल्शियम क्या है, तैरना प्रारंभ कर देता है। इसका कारण यह है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम जो धातु है उसके चारों चिपक जाने से हल्की हो जाती है और वो सतह पर क्या है, जलीय विलयन की सतह पर क्या है, तैरना शुरू कर देती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, वो भी क्या है, तैरना प्रारंभ कर देता है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो मैग्नीशियम धातु के चारों ओर क्या है, बुलबुलों के रूप में चिपक जाएगी और ये मैग्नीशियम धातु भी क्या होगी, ऊपर तैरना शुरू कर देगी। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातु न तो शीतल जल में के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे एल्यूमिनियम है, जल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा भाप के साथ, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, न ठंडे जल के साथ न गर्म जल के साथ, केवल भाप के साथ क्रिया करके ये धातु के ऑक्साइड बना देता है। इसी प्रकार आयरन जो जल के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और जल बनाता है। लेड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये अभिक्रिया कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आगे है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं, ये अपने क्वेश्चन, ये टॉपिक अपने अम्ल क्षार वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ धातुएं अभिक्रिया करके तनु अम्लों के साथ निम्न अभिक्रियाएं देती है, जैसे मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एल्यूमिनियम जल के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार फेरस HCl के साथ अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड बना के, आयरन क्लोराइड बना के हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया धातुओं की होती है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में लवण बनता है। धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपचयित हो जाते हैं और दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। स्वयं अपचयित होकर दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें जो HNO3 की ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल का निर्माण कर लेती है। ऑक्सीकरण जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में प्रवृत्त कर देती है और समय क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना देती है। यानी HNO3 से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, HNO3 का अपचयन हो जाएगा और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो इसका जल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और खुद का ये नाइट्रेट का खुद का अपचयन हो जाता है। परंतु मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या है वो
तनु HNO के साथ क्या होंगे, ये अभिक्रिया करेंगे, लेकिन सांद्र के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम देखें तो अपने ये क्रम आना चाहिए, जिससे अभिक्रियाशीलता का क्रम में धातुएं हैं जो घटते हुए क्रम में प्रवेश करती हैं, KNaCaMgAl, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। इस तरीके से ये क्या है, घटता हुआ इनका क्रम है, वह क्रम है जिसमें Fe, Pb, H, कॉपर, Hg, Ag और Au, इस तरीके से ये घटता हुआ क्रम है। इसमें क्या आपको ट्रिक याद रखना है, इसको याद करने का, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके लाता है, कौन है जो आगे आए उससे कहे कि मीठे लाया कर। इस तरीके से इस ट्रिक से अपने क्या धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटते क्रम को अपने याद रख सकते हैं। जैसे इसमें KNaCaMgAl Zn Fe Pb Cu Hg Ag और Au, यानी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पीबी से लेड से लाता है, कौन है जो आगे आए, एजी आगे आए उससे कहे कि मीठे लाया कर। इस तरीके से अपने ट्रिक को क्या है, इस ट्रिक को अपने याद रख सकते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम को। अब आगे देखें तो कॉपर जो है, कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के बाद आता है, हाइड्रोजन इस अभिक्रियाशीलता क्रम में हाइड्रोजन के बाद आता है, यानी कि हाइड्रोजन के अधिक सक्रिय धातु है किससे, कॉपर की तुलना में, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होती, यानी कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो इस तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया को भी अपने इससे समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अधिक से अधिक वीडियो मिल सके। धन्यवाद।